चलो भाई हेडिंग डालो आप लोग, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है सभी को, ठीक है। देखो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी मटेरियल का डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई भी मटेरियल ले रहे हो उसके टेम्परेचर एंड प्रेशर के हिसाब से उसके 3 मेन स्टेट्स हैं। कौन कौन से स्टेट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिखो, यहीं से शुरू करते हैं। लिखो, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, depending on the temperature and pressure, any material can be solid or liquid or gas. Solid, liquid or gas. ना, solid, liquid and gas. अब भाई अगर इनके माइक्रो लेवल पे थोड़ा बात करें तो आपको मालूम है कि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, है ना। अब बेटा ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयोन्स भी हो सकते हैं फॉर आयनिक सॉलिड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग से भी जुड़ सकते हैं, इजंट इट? जैसे डायमंड होता है, डायमंड के अंदर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड ही है, नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसके अंदर, एक एक कार्बन 4-4 से जुड़ा हुआ है, ऐसे चलता रहेगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकते हैं I2 टाइप में, कि 2 आयोडीन है और दूसरे आयोडीन के बीच में बहुत वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वो भी इनको सॉलिड बना सकते हैं। तो अगर आप बॉन्डिंग के बिहाफ पे देखोगे तो सॉलिड के क्लासिफिकेशंस है कि आयनिक फोर्सेस की वजह से है तो आयनिक बॉन्ड की वजह से है तो आयनिक सॉलिड, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड जैसे मैंने इनकी बात करी, एंडलेस कोवेलेंट बॉन्ड, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब कनेक्टेड है। नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर, जिसमें आइडेंटिफाई करें हम किसी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। H2O हो गया, H2SO4 हो गया, ये भी तो सॉलिड होते हैं भाई। H2O 0 से नीचे ले जाओगे आइस बन जाता है ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये सब मॉलिक्यूलर एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर। लास्ट में मेटल, मेटल बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है, तो मेटालिक बॉन्डिंग जिस सॉलिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। सॉलिड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या? कि इनके जो पार्टिकल्स हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकते। आई होप आप समझते होगे। मोशन कई तरह के होते हैं, जहां पे अगर सेंटर ऑफ मास COM अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाए, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन। ये ट्रांसलेशनल, जिसमें सेंटर ऑफ मास इधर से उधर जाए। फिर रोटेशनल मोशन, पता चला कि ये हमारा पूरा पूरा स्फीयर है और ये फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहा है। या मान लो मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, O2 है, यहां एक सेंटर मान लेता हूं, इसके अबाउट ये घूमना शुरू कर दे, ट्रांसलेशनल मोशन, सॉरी रोटेशनल मोशन। इसके अलावा तीसरा मोशन होता है जिसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। जैसे 2 ब्लॉक को आप स्प्रिंग से अटैच कर दो और इसको ऐसे खींच के छोड़ दो, क्या होगा? ये ऑक्सिलेटरी मोशन होगा। इसी को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। तो 3 तरह के काइनेटिक एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगे, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड सॉलिड के केस में कौन सा हमें मिल सकता है? तो भाई पूरा सॉलिड एज अ होल किस स्पीड से जा रहा है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई एम इंटरेस्टेड कि अगर ये सॉलिड है तो यहीं पे मान लो अनंत को बिठा दिए, और अब अगर मैं इसको भेज रहा हूं 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो अनंत भी इसके साथ चिपका हुआ है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड से ये भी चल रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। सो लुक इनसाइड द सॉलिड, नॉट आउटसाइड। अगर इनके पार्टिकल अपने पोजीशन नहीं बदल रहे हैं एक के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे
स्ट्रक्चर को ही हम सॉलिड बोलते हैं, तभी वो रिजिड स्ट्रक्चर है। अदरवाइज अगर वो मूव कर गया तो मूवमेंट लिक्विड इसमें अलाउ होता है। तो सॉलिड, नो रिलेटिव ट्रांसलेशनल मोशन, in fact no relative rotational motion, relative translational no relative rotational motion, but do have vibrational motion। अच्छा, अच्छी बात क्या होती है, वाइब्रेट करने से उनका मेन पोजीशन अपना इधर से उधर नहीं जा रहा है, तो इसलिए जो स्ट्रक्चर का रिजिडिटी है ना वो मेंटेन रहता है। फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ये है कैरेक्टर ऑफ ट्रू सॉलिड का, है ना। नाउ कमिंग टू लिक्विड पार्ट। नाउ कमिंग टू लिक्विड पार्ट। आइए लिक्विड में देखते हैं क्या होता है। तो बेटा वैसे मैंने इतना स्पेस दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जाने पे ऐसा नहीं होता है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा डिफर कर जाती है, 10% 15% स्पेसेस इधर से उधर इंक्रीज हो जाते हैं। सो मेरे को थोड़ा सा स्पेस दिखाना चाहिए इनके बीच में, दैट इज एवरीवन लिक्विड पार्टिकल। थोड़ा स्पेस रहेगा, अब बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं क्रिएट करना है, बहुत कम भी नहीं करना है। ये लिक्विड के पार्टिकल है। क्या खास बात होती है भाई लिक्विड की? नो फिक्स्ड, बोलो, बट फिक्स्ड वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर। अंडरस्टूड है, मैं टेम्परेचर प्रेशर वैरी नहीं कर रहा हूं। कितने लोग बोलेंगे ये होता किसके वजह से है, वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं रहता है? भाई आप ग्लास में लोगे तो ग्लास जैसा उसका आउटलाइन बन जाएगा, आप बकेट में ले लोगे तो बकेट जैसा आउटलाइन उसका बन जाएगा। तो जिस कंटेनर में आप लोगे उस कंटेनर के आउटलाइन को वो अडॉप्ट कर लेगा एंड उसके जैसा हो जाएगा। So this happens because there is freedom in translational rotation also. रोटेशनल, तो इसमें लिख लेना तीनों तरह के मोशन पॉसिबल। अब तीनों तरह का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे मान लो आप H2O का लिक्विड बना लिए, तो HOH ये जो बॉन्ड बना ये एक तरह से स्प्रिंग की तरह काम करता है। तो टेम्परेचर ज्यादा करने पे वो OH 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 ऐसे इस तरह से करते हैं, लेकिन हालांकि उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेके जाना पड़ता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोशन कंसिडरेबल नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो तीनों तरह का मोशन है इसमें। बेटा जब हम गैस की बात करते हैं तो बोलते हैं कि पता है आप इसमें कंटेनर ले रहे हो, आप कंटेनर 10 लीटर का भी ले रहे हो, वॉल्यूम अगर लिक्विड का 1 लीटर ही है तो उसमें 1 ही लीटर जगह घेरने वाला है। जबकि ऐसे केस में देयर इज नो लिमिट कि गैसियस पार्टिकल कितनी दूर तक जा सकते हैं। जितना उनको स्पेस मिलता है पूरे जगह पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी अगर हम 10 लीटर का कंटेनर लेंगे और किसी 1 ml वाले पैकेट, जैसे मान लो 1 ml का एक बलून छोटा सा है, उसके अंदर मान लो कोई बहुत ही पंजेंट गैस भरी हुई है ताकि आप समझ पाओ कि नहीं वो प्रेजेंट है, आपने इस बड़े से कंटेनर में ले जाके उसको प्रिक कर दिया, तो बेटा वो पंजेंट गैस पूरे कंटेनर में, इसमें कोई पंजेंट गैस बताओ, बोलो। SO2 is not pungent, it is suffocating. H2S having rotten egg smell. अमोनिया ना, H2S ये हो गया। तो ये दोनों खैर काफी है, ये तो आपको डेली कुछ ना कुछ अमाउंट में जाता है ना। यूरिनल डिस्चार्ज करते टाइम पे
काफी टाइम के बाद वहां डिकम्पोजिशन होते हैं, यूरिया से रिलेटेड जो कंपाउंड है, फाइनली अमोनिया उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए जितने भी वॉशरूम होते हैं आप देखते होगे, अगर उसको अच्छे से फ्लश ना किया जाए तो वहां पे अमोनिया की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल ओनली, अमोनिया। अंडरस्टूड? पंजेंट स्मेल। लाइक H2S तो आपको मोस्टली लेबोरेटरी में ही एक्सेस देखने को मिलेगा, वहां पे H2S बनाया जाता है, रॉटन एग, रॉटन एग। या फिर दूसरा तरीका है कि भाई अंडे लेके आओ घर पे, उसको सड़ने तक इंतजार करो, जो स्मेल आ रहा है वही H2S का स्मेल होता है। तो दीज आर पंजेंट स्मेल, दीज आर द गैसेस विद द पंजेंट। तो अगर आप इसको प्रिक किए तो ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। H2S विल बी हियर 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 एवरीवेयर। तो आप देख रहे हो 10 ml वाली गैस 10 लीटर के डब्बे में भी यूनिफॉर्मली। तो इसलिए बोलते हैं गैस का वॉल्यूम कभी कोई पूछे तो उसका अपना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, उसका वॉल्यूम वही होता है जिस भी डब्बे के अंदर उसको बंद करके रख दो, खुले में मत रखना वरना उससे भी स्केप कर जाएगा। नोट करके लिखो, gases have weakest intermolecular force of attraction. Gases have weakest intermolecular force of attraction. That's why they don't have fixed volume. That's why they don't have fixed volume. So the volume of gas is equal to the volume of container in which it is taken. The volume of gas is equal to the volume of container the volume of gas is equal to the volume of the gas is equal to the volume of, bolo, volume of the gas is equal to volume of container in which it is taken. सबको क्लियर है? हाँ जी, फिक्स्ड वॉल्यूम, fixed shape and fixed volume. No fixed shape but have fixed volume. No fixed shape and no fixed, कुछ नहीं होता इसका। वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड, बोलना। हाँ बिल्कुल, अरे इसी में सिर्फ कंस्ट्रेन रहता है, इसमें और इसमें दोनों में प्रॉपर फ्रीडम रहती है मूवमेंट का, लिक्विड में। क्योंकि अगर फ्रीडम नहीं रहती तो सोचो शेप फिक्स हो जाता ना, जहां पे आप पार्टिकल्स को ना हिला डुला सको तो उसका फिक्स शेप हो जाएगा। मूवमेंट की वजह से इसका भी, और इसका तो खैर अलग ही लेवल पे चला गया, इसकी बाउंड्रीज भी फाइनाइट नहीं। अब बच्चों अभी वाले चैप्टर में नाम जरूर लिख दिया हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, बट रियलिटी में हमें पढ़ना क्या है? गैसियस स्टेट ओनली, इसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़नी। सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर फिजिकल का सॉलिड स्टेट ही है क्लास 12th का। सेकेंड चैप्टर फिर हमारे पास उनमें आओगे तो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो अब ये जो गैस है ना, इसका भी एक बहुत ही आइडियलाइज्ड वर्जन, रिफाइंड वर्जन, हाइपोथेटिकल वर्जन आइडियल गैस है। कौन सा है? हाँ जी। अब मैंने क्या बोला कि भाई गैसेस वो हैं जिनमें वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो आइडियल गैस वो है जिसमें जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइडियलाइज्ड, हाइपोथेटिकल मतलब भाई एक आइडियल गैस वो हम समझ सकते हैं जिसमें फोर्स ही ना लगे दो पार्टिकल के बीच में, बट प्रैक्टिकली क्या ऐसा है? नहीं है। क्योंकि हीलियम जैसी गैस भी हुई तो उसके बीच में जब वो नजदीक आ जाएंगे तो वॉन डेर वाल, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उसमें ऑपरेट होती है, ये हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, है ना। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब पढ़ रहे थे तो वहां पे डिस्कस किया था ना कैसे मोमेंटरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के वजह से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से वहां पे कैसे वीक छोटे छोटे डाइपोल्स बन जाते हैं जो मोमेंट आफ्टर मोमेंट चेंज होते हैं। तो भाई आइडियल गैस हाइपोथेटिकल स्टेट है
वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, हालांकि अगर मैं कुछ टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन लगाऊं तो जितने रियल गैस बिहेवियर है उनको आइडियल की तरह हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम मान के चलेंगे कि जो भी गैसेज है दुनिया के अंदर, हमारे पास जो भी गैसेज है वो सब कैसी गैसेज हैं? आइडियल। लिखो, assumption ऑफ आइडियल गैस, assumption ऑफ आइडियल गैस। अच्छा एक बात बताओ, आपसे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होगा? गैसेस। वही वाली बात हो गई सर, 10 लीटर की गैस को आप 10 ml में भी कन्वर्ट कर सकते हो प्रेशर लगाकर। जबकि लिक्विड अगर 10 लीटर है, कितना भी उस पे 50-100 अगर हाथी भी ले ऊपर से लेके आ जाओ ना, तो भी अगर वो 10 लीटर का है तो उसको तुम 1 लीटर नहीं बना पाओगे। फॉरगेट अबाउट यार 10 ml में कहां से जाएगा वो। मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ। सॉलिड में तो आप समझ ही रहे हो कि मैंने बोला था 10-12%, 15% तक ही एक्सपेंशन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है सॉलिड से लिक्विड में जाता है चीज। तो इसलिए लीस्ट कंप्रेसिबल कौन सी चीज होती है? उससे थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा कौन सा हुआ? लिक्विड। और भाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, तो जहां पे गैस लिखा है वहां पे वो प्रॉपर्टी भी ऐड कर लो, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। समझ गए बेटा? आइए, तो मैं आपको लिखवा रहा था assumption ऑफ आइडियल गैस। व्हाट इज एन आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या होता है? तो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया, ऐसी गैस या ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें हम ये एज्यूम करें कि फोर्स है ही नहीं दो पार्टिकल के बीच में, दो गैसियस पार्टिकल के बीच में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखो, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स। दूसरा क्या एज्यूम कर रहे हैं कि देखो, प्रैक्टिकली अगर आप ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो भाई, सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात? नहीं सुन रहे हो? कोई बात नहीं। देखो, मान लो अगर नियॉन गैस आपने ले लिया, नियॉन का रफली साइज अगर मैं थोड़ा ऐसे सोचूं तो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। नियॉन गैस का साइज नियर अबाउट मैं मान रहा हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। मैंने कितना नियॉन लिया? 1 मोल। 1 मोल नियॉन का मतलब कितना हुआ भाई? नियॉन का मतलब कि 20। इसका मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है मोटू? जल्दी बोलो। 20 होता है ना? तो 20 आ गया इसका, तो मतलब मैंने बेसिकली 20 ग्राम नियॉन लेकर के 1 लीटर के डब्बे में, 1 लीटर का डब्बा था, उसमें मैंने 20 ग्राम नियॉन डाल दिया और मैं मान रहा हूं कि आइडियल गैस है। तो देखो, प्रैक्टिकली होता क्या है कि नियॉन चाहे वो कितना भी छोटा हो बट उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो नियॉन का वॉल्यूम कितना होगा? गैस कितने दूर में स्प्रेड करी है, तो आंसर हो जाएगा 1 लीटर, क्योंकि अभी हमने सीखा था जिस डब्बे में डालोगे पूरे में फैल जाता है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज टेकन। बट रियल केस में इन गैसेस पार्टिकल का अपना भी कुछ वॉल्यूम कितना होता है? बहुत कम है। अगर मैं इसको एक स्फेरिकल गैस की तरह एज्यूम करूं और इसका रेडियस मान लो मैं 1 एंगस्ट्रॉम भी ले लूं, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है। आप अगर 4/3 पाई इंटू 3.14 है, इसको लगभग कटाई दो, इंटू आर क्यूब। मैं कह रहा हूं 4 को भी भूल ही जाओ, मैं तो आर क्यूब के डायमेंशन को देखना चाह रहा हूं। सो एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब ये उठा के यहां डाल दूंगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर का पावर 3, 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। एवरीबॉडी, अगर वो
इतना आ रहा है 10 के पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन नियॉन एटम, वन मोल भी है। और मैं बोलूं कि सारे जो नियॉन थे ना उनको चिपका दो ऐसे, और हालांकि दो के बीच में वॉइड भी है, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूं कि आइडियली सब तरफ से वो चिपक गया। अगर ऐसा एजम्पशन, एक बहुत ही हाइपोथेटिकल केस ले लूं, तो इंटू वन मोल कर दूंगा मैं, क्योंकि एक स्फीयर का वॉल्यूम ये था और वन मोल मैंने लिए थे, तो उसमें भी मैं सिर्फ पावर पे इंटरेस्टेड हूँ 23। तो जोड़ करके देख लेते, तो कितना आ रहा है ये 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। चलो यहाँ से 6 था और यहाँ से हमने 4 जबरदस्ती घटा दिया था, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, यानी 2.4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2.4 ml के आसपास। इस डब्बे में प्रेजेंट 1 लीटर डब्बे में अगर मैं 20 ग्राम नियॉन ऐड कर दूं और सारे नियॉन को मैं इकट्ठा करके पैक कर दूं, तो रफली अराउंड 2-3 ml में वो खत्म हो जाएंगे। इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। इसके बियॉन्ड क्या जाओगे भाई? अब तो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, उसके बियॉन्ड तो उनको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है। तो रफली आप सोच लो कि कितना कम, लेकिन है तो ना ये इनका वॉल्यूम। आइडियल गैस जब हम एज्यूम करते हैं तो बोलते हैं इनका अपना कोई वॉल्यूम नहीं है। आइडियल गैस एजम्पशन में हम क्या एज्यूम करते हैं कि दैट गैसियस पार्टिकल आर जस्ट पॉइंट्स। क्या होते हैं गैसियस पार्टिकल? जस्ट पॉइंट्स। आ रहा है समझ में सबको? लिखो, gaseous molecules are considered as points, gaseous particles are considered as points। points का मतलब क्या हुआ? that they do not have volume। gaseous molecules का कोई वॉल्यूम ऑफ गैस है, पॉइंट का कोई वॉल्यूम नहीं होता है ना, ऐसे ही मान के चलते हैं। बट रियल जिंदगी में हमें मालूम है कि भाई अगर 1 मोल मैंने ले लिया तो कम से कम 3-4 ml तो उसका होगा साहब, ऐसे अगर आप कंप्रेस भी कर दोगे। ठीक है बेटा, चलिए ये, यानी हम उसका में क्या मान रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। एक वर्ड है वॉल्यूम ऑफ गैस, का मतलब जितने दूर तक वो डब्बे में फैला हुआ है, यानी डब्बे का वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ गैस। दूसरा हुआ वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, जिससे मिलके वो गैस बना है, उन सारे पार्टिकल्स को चिपका दो। उस वॉल्यूम को इसने बोला कि 0 होता है। बहुत कम आ रहा था, इसको हम लोग 0, नेग्लिजिबल 0। तीसरा, बेटा आप लोग अभी पढ़ रहे होगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पढ़ा है क्या कुछ? क्या चल रहा है अभी फिजिक्स में? अच्छा, तो बहुत आगे चले गए यार तुम लोग। एसएचएम वगैरह हो गया क्या? अच्छा, इसके बाद एसएचएम। ठीक है, रिजिड बॉडी हो गया, रोटेशन हो गया। हाँ, क्या चाहिए अब, क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में बताओ? तो बहुत सारा आइडिया तो तुम्हें हो ही गया। वर्क पावर एनर्जी हो गया, बहुत बढ़िया। तो देखो आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड, ये बड़ा है। कंजर्वेटिव के केस में हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सबने सुना है? पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किया जाता है कि किसी भी एक पार्टिकल को इन द अगेंस्ट द फील्ड फोर्सेस विच आर मोस्टली कंजर्वेटिव, अगर इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो इसमें कितना काम करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऐसे कुछ पढ़ा होगा ना कहानी। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि फोर्स ही 0 है, तो गैसियस पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आए या दूर जाए, क्या उसमें कोई वर्क डन होगा? अरे फोर्स ही नहीं है रे, एफ डॉट डी आर क्या आएगा? 0 ना। अरे डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, यही पढ़े होगे ना बेटा। फोर्स ही नहीं है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर ये 0 आ गया तो कोई पोटेंशियल स्टोर
द टोटल एनर्जी ऑफ गैसेस आइडियल गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली। उनके पास पोटेंशियल जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने क्या एज्यूम कर लिया, फोर्स जीरो। यहां तक सबको क्लैरिटी आ गया? बोलिए बच्चा पार्टी। नेक्स्ट आते हैं हम। और क्या एजम्पशन है भाई आइडियल गैस का? आइडियल गैस का और क्या एजम्पशन है कि जितने भी इनके बीच में आपस में कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स आपने पढ़ा होगा इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी पढ़ा होगा। बोलो भाई। तो सॉरी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ा होगा। तो परफेक्टली, अरे मतलब भाई यार इलास्टिक, चलो अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, या सॉरी इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इनमें वही मान के चलते हैं कि जब भी आइडियल गैस के पार्टिकल एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे होते चलते समय, भाई देखो बहुत स्पेस है दो गैसेस, बहुत बहुत स्पेस है गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट इतना वो फास्ट मूवमेंट करते हैं कि जाकर के एक दूसरे से भी टकराते हैं, दीवालों पे भी टकराते हैं। तो जो भी इनके कोलिजन हो रहे हैं, चाहे आपस में या फिर दीवार के पार्टिकल से जाके लड़ रहे हो, सारे कोलिजन को क्या मान के चलेंगे हम लोग? इलास्टिक कोलिजन। लिखो, all the collisions are considered as elastic collision। all the collisions, कौन से all the collisions भाई? among gaseous particle and with the wall। and with the wall they are क्या चीज? इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। आ रहा है बात सबको समझ में? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बेटा, इतनी चीजें समझ ली अब हम लोग, है ना? और भी पॉइंट्स है, बट मेन एक आउटलाइन मैंने आपको बता दिया आइडियल गैस का एजम्पशन क्या है। अब मैंने एक बात आपको बताई कि भाई वॉल्यूम आइडियल गैस का या गैसेस का फिक्स नहीं होता है। किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। बोलो, और किस पे डिपेंड करेगा? कितनी गैस आपने ली। तो आपस में जो रिलेशन निकल के आता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनको कंबाइन करो तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी, और इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसको हम आर मानते हैं, इसलिए लिखते हैं कि आर इंटू एन टी बाई पी, या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। अभी लिखो मत, अभी सुनो ध्यान से, बिल्कुल नहीं लिखना है। ये तो मैंने ऐसे मुंह खोला और फटाफट बता दिया, आ गया आंसर। इतना आसान था नहीं ये सारा चीज। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंडीशन को मेंटेन करके ये ऑब्जर्वेशन किए हैं, इसलिए अगर आप देखोगे तो डिफरेंट गैस लॉज हैं पहले, राइट फ्रॉम द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, लुजैक्स लॉ, ऐसे खूब खूब सारे गैस के लॉज। फिर कंबाइंड गैस इक्वेशन है, उसके बाद यहां तक पहुंचे, तब जाकर के ये चीज फाइनलाइज हुई, और हम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो गैस लॉज हम आराम आराम से कर लेंगे, पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। लिखो, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन?
P इंटू V इज इक्वल टू nRT। ये आप डब्बे में बंद कर लो। कैसे आया है रफली मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया। PV इज इक्वल टू nRT। What is R here, everybody? Universal gas constant। प्यारे बच्चों यहां P क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। यूनिट क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है? हेडिंग डालना प्रेशर का। क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? पास्कल ना, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉमन यूनिट क्या है भाई? देखते होगे भाई, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, टॉर, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये सब पार्ट होते हैं। तो आप लिख लेना कॉमन यूनिट में ATM, बार, टॉर, mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ना ये अब ये बड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा यार, ये मिलीमीटर में मर्क्यूरी क्या है? तो देखो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो ऊपर कोई भी अगर गैस ना हो, पूरा किसी तरीके से आपने वैक्यूम क्रिएट कर रखा हो और यहां पे आपने लिक्विड मर्क्यूरी को आपने ऐसे डाल दिया, तो अगर ये सेंटीमीटर में मान लो 76 सेंटीमीटर का हाइट है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे यहां अगर आप अपना हाथ रख करके देखोगे तो जो प्रेशर आपको यहां पे फील हो रहा होगा दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इनमें आपस में रिलेशन है, वो हम नोट कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये चीज मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, बट आज बस आपको लिखवा दे रहा हूं कि भाई जिसने स्टार्टिंग के क्लास नहीं रिवाइज किए हो उनको याद आ जाए। सो 1 एटमॉस्फेयर एवरीबॉडी इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। दिस इज रिलेशन नंबर 1। दूसरा 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। गाइस 10 के पावर 5 पास्कल को अगर मैं यहां रख दूं 1 बार, तो आई कैन से दैट 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। और मतलब लगभग यार ATM और बार पास पास ही है, 1.013 यार, 013 को नेग्लेक्ट कर दो। 1 ATM इज नियरली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है बार से, वरना ये। और क्या सर फिर इसमें कोई रिलेशन है क्या? क्योंकि एटीएम बहुत कॉमन है ना, तो मैं एटीएम का ही सबके साथ करूंगा। एटीएम बहुत कॉमन है या नहीं बोलो? तो यहां पे क्या करेंगे, 1 ATM इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो भाई, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एंड दिस इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर। ये तो बड़ा आसान है भाई, सेंटीमीटर मालूम है तो मिलीमीटर 10 टाइम्स होगा, तो 760 mm ऑफ Hg एंड यही किसके इक्वल होगा? 760 टॉर के बराबर। तो बड़ा आसान सा है, टॉर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एक ही वैल्यू होते हैं, 1 टॉर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज समथिंग। आ गया? सब लोग इसको नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट डेटाबेस है हमारे आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए। सारी वैल्यूज याद हो गई? मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? अभी के अभी याद करना है, घर जाके कोई काम नहीं होता है। तो बच्चों आगे बढ़े, मिटा दो ये सब। चलो भाई, V आपको क्या मालूम है?
What is V here? What is V here? Volume of V is the volume of गैस या फिर वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस इन द कंटेनर। मैं फ्री स्पेस क्यों बोल रहा हूं? लिया आपने 10 लीटर का कंटेनर, 5 लीटर पानी भर के रखा हुआ है, इसके अंदर अगर आप 1 ml गैस लेके आओगे तो जितना बचा हुआ स्पेस है उन सब में स्प्रेड हो जाएगा। याद रखना, ये बहुत तेज बजने वाला है, बी वेरी केयरफुल एंड वॉश योर फेस को। दोबारा रिमाइंडर नहीं, एकदम लग जाएगा अच्छे से। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम से एक नैप लो। देखो मैं तुम्हें सपने में तुम्हें याद आएगा कि मैंने क्या किया है। तुरंत पिटाई होगी मैं अगर किसी को नैप लेते हुए देख लिया तो। हाँ जी, हो गया। सो V इज द वॉल्यूम, उसका यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। बताओ भाई, बोले भाई, वॉल्यूम का यूनिट बता, जल्दी बता, जल्दी बोलना, ऐसा यूनिट जल्दी। मीटर क्यूब इज द राइट आंसर, बच गया ये अभी। ठीक है, कॉमन यूनिट में बात करते हैं। हाँ, कॉमन यूनिट सबसे कॉमन क्या है? मिली सेंटीमीटर कॉमन है। मतलब दुकानों पे जाके बोलते हो मुझे 10 सेंटीमीटर क्यूब दे दो, क्या बोलते हो? लीटर है, एमएल। हाँ, वो बात सही है, हम लोगों के लिए, एजुकेटेड लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं है। सबसे कॉमन क्या है? लीटर है, एमएल है। अब इसी एमएल का डिराइव्ड वर्जन क्या है हमारा? सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? सो प्यारे बच्चों, 1 मीटर क्यूब का अगर आप टैंक बनाते हो तो उसमें 1000 लीटर पानी स्टोर कर सकते हो। और यहीं से अगर आप इसको डिराइव करोगे तो ये आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 ml। मतलब एकदम छोटा सा अगर आप ऐसे बना रहे हो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसमें जितना आपका वॉल्यूम आएगा दैट विल बी 1 ml। या मतलब 1 ml मुझे लगता है 8-10 ड्रॉप भी नहीं आएंगे ढंग से ना। मेरे को लग रहा है 4-5 ड्रॉप में शायद काम चल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो ये याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं कि सर अगर ये चीज है तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा? डेसीमीटर आप चेक कर लोगे तो 1 लीटर आएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको आप ध्यान रखोगे तो बहुत भला होगा तुम्हारा। अगला देखते हैं, वॉल्यूम के बाद अगला क्या है? कम ऑन गाइस। हाँ जी, टेम्परेचर। टेम्परेचर ये क्या होता है भाई? व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, चलो वही बात मान ले रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। देखो, ये टेम्परेचर को तापमान बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, हिंदी अनुवाद करने के लिए नहीं बोला है। पूछा है टेम्परेचर से समझते क्या हो? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, है ना? बोलो भाई, यही है ना? अच्छा देखो, इसके अलग अलग स्केल हैं। मोस्ट पॉपुलर स्केल कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड, तो उन तीनों में आपस में रिलेशन होता है F-32 अपॉन, बोलना। अच्छा, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू, इसको नोट करके लिख लेना भाई। बताओ, स्पेलिंग बताओ।
फ़ारेनहाइट है। हाँ अरे यार ये क्या हो गया? फ़ारेन चलो ठीक है, देख लेना तुम लोग, ठीक है बेटा। फ़ारेनहाइट बोलते हैं, ये दोनों डिग्री वाले हैं ना, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तुम लोगों से पूछो तो पूरा कॉन्फिडेंस डाउन कर दोगे। कैसे? FA अच्छा फ़ारेन है ना, मैंने क्या लिखा था पहले? यही लिखा था क्या? मैंने वही लिखा था, तुम लोग ना FAHRENHI। चलो फाइनली वी हैव लर्न द राइट स्पेलिंग एवरीबॉडी। के क्या है? WIN होता है VIN? ये बड़ा कहानी है। केल्विन जगे हो ना सब लोग? जी यस यार, नींद नहीं आ रहा ना तुम लोग को? दिख नहीं रहा है, कमजोर हो गई हैं? 6x6 का नहीं रहा अब? हाँ चलो ठीक है बेटा, ध्यान, अच्छा ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। तो के कौन सा टेम्परेचर है? टेम्परेचर इन केल्विन। दिक्कत हो रहा हो सिया तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सेकंड बेंच पे है जगह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम कम कर। कोई बात नहीं, वहां नहीं, इधर बैठना है। कितना अच्छी बात है ना, तुम लोग सब इकट्ठे बैठे हो, तीनों को कोल्ड हो रखा है। चलो ये नोट कर लिया सबने? कर लोगे कन्वर्जन? अच्छा बेटा चलो कर लोगे तो एक क्वेश्चन लिखो, फिर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। कन्वर्ट गाइस, नो डिस्कशन प्लीज। कन्वर्ट 127 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस into Kelvin scale and Fahrenheit scale, FAHR, Fahrenheit scale, Fahrenheit scale। अगला क्वेश्चन लिखिए। कर लिया इसको? चलो बेटा करें। आइए देखिए अगला, ये तो हो गया होगा सबने, बहुत आसान क्वेश्चन दिया यार। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है मैंने? 127। आ जाओ एफ निकालते हैं। तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। सी कितना था? 120/5 इंटू इज इक्वल टू, बता भाई ये कितना आ रहा है 5 से? 13। अरे कटा के बता डेसिमल में मोटू। हाँ बोलना डायरेक्ट। 260.6
चलो ठीक है, ये आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन तो इजी है, C by 5 is equal to K minus 273 by 5, 5 गया, C is equal to K minus 273, यानी कि K को कभी भी निकालना हो तो C में 273 ऐड कर दो, कितना है 4, 127 था ना ये, हाँ जी 400 है, मतलब 123। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये स्केल तो बना दिया, बट स्केल की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम का तो खैर कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। तो देखो बेटा, टेम्परेचर सबसे कम से कम 0 केल्विन होता है, इसलिए बोलते हैं कि केल्विन इज अ एब्सोल्यूट स्केल। कौन सा स्केल होता है, हाँ जी केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऐसे अटेन कर नहीं पा रहे हैं, बट हाँ 0 केल्विन हम लिख सकते हैं, लिखो 0 Kelvin is the minimum possible temperature and it is said to be absolute zero. 0 Kelvin is the minimum possible temperature and it is said to be absolute zero. Absolute zero. So Kelvin scale को क्या बोलते हैं, absolute, हाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट स्केल है, केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट। सबको क्लियर हो गया यहां तक, बोलिए। चलिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन लिखिए। सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज करना है, अरे पहले सुन तो लो उसके बाद लिखना ना। सपोज करो कीरत को फीवर हो गया, आजकल सीजन चल रहा है, किसी को भी हो सकता है। और नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है भाई ह्यूमन बीइंग का, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बोलो भाई। और फीवर आ जाए तो कितना हो जाता है, भाई नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 के आसपास, फीवर हुआ तो कितना हो जाएगा। अरे यार तुम लोग नहीं बोल रहे हो क्या, 102 डिग्री का बुखार हुआ है सर, 103, हाँ तो फ़ारेनहाइट। तो चलो अच्छा मान लो डिग्री सेल्सियस में मैं बोल रहा हूँ कि कितना चेंज होगा भाई, 2 डिग्री मान लेते हैं, ऑन द हायर साइड, बहुत ही खतरनाक बुखार हो गया भाई, 2 डिग्री। लिखो ये बात, लिखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी है, दिस इज नॉर्मल बॉडी, फ्लाइंग बॉडी, एनी, अरे वो क्या बोलते हैं यार, वो अनआइडेंटिफाइड कौन सा, हाँ यूएफओ, ये कोई यूएफओ है, उसका टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज कर दिया, बाई 2 डिग्री सेल्सियस। हाँ कोई बात नहीं है, अभी भी हम पुराने जमाने में जी। हाँ चलो, अच्छा 2 डिग्री सेल्सियस मैंने इंक्रीज कर दिया, देन फाइंड द इंक्रीज इन, कोई बात नहीं, देन फाइंड द इंक्रीज, वही रिवाइज करा रहा हूँ, नहीं तो अभी एकदम से स्टार्ट करता। देन फाइंड द इंक्रीज इन Celsius scale and Kelvin scale. Sorry, then find the increase in Fahrenheit scale and Kelvin scale. Find the increase in temperature in Fahrenheit scale and, और कौन सा स्केल है दोनों में, केल्विन स्केल।
क्या है भाई आंसर? केल्विन स्केल में कितना आया? 2 आया। तो क्या समझ आ रहा है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर C1 से C2 हो गया, तो मैं मानूंगा कि वो K1 से K2 हो गया और F1 से F2 हो गया। सो बेसिकली अब मेरे को डिफरेंस चाहिए। सो कैन आई से दैट यहां पे लगा करके C1/5 मस्ट बी इक्वल टू F1 माइनस 32/9 इज इक्वल टू K1 माइनस 273 भाई इनिशियल जो टेम्परेचर है उनमें ये रिलेशन होगा। फाइनल ये C2 हो गया तो ये F2 हुआ होगा और ये K2 हुआ होगा। और मैं अब डिफरेंस ले लेता हूं, मेरे को C2 माइनस C1 चाहिए, K2 माइनस K1 चाहिए, यही पूछा है ना मैंने, राइज इन टेम्परेचर। तो बताओ इसको डिफरेंस ले लो तो क्या आ गया? C2 माइनस C1/5 इज इक्वल टू F2 माइनस F1 माइनस 32 माइनस करोगे तो वो प्लस 32 हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कितना आ गया? F2 माइनस F1 इज इक्वल टू K2 माइनस K1 और ये एक दूसरे से गायब हो जाएंगे। K2 माइनस K1 बाई यहाँ 5 यहाँ 9। मतलब मेरे पास चेंज इन स्केल का भी एक हाँ जी फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? डेल्टा C/5 इज इक्वल टू डेल्टा F बाई इज इक्वल टू डेल्टा K बाई 5। मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा C इज गिवन एज 2। let us use this value 2/5 is equal to delta F/9 and 2/5 is equal to delta K/5। तो डेल्टा K का वैल्यू उतना ही आ गया जितना, तो 1 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में बढ़ाना इज सेम एज 1 केल्विन इंक्रीज कर देना, क्योंकि दोनों में गैप सेम ही रहता है। और यहाँ पे डेल्टा F निकालना हो तो कितना आ जाएगा बेटा? 9/5 इंटू 2 कितना आ गया? 18/5 कितना आ रहा है? 3.6 आ रहा है। चलिए, तो आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में इसके यूनिट के बारे में आइडिया लग गया। मोल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आर का यूनिट डिराइव कर लेते हैं। तो ये डालो द वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन डिफरेंट यूनिट। लिख लिया सबने? द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन डिफरेंट यूनिट। आप देखो बेटा ध्यान से सुनो, बिल्कुल बातें नहीं। देखो आर की अगर मेरे को यूनिट निकालना है तो मैं एक तरफ पीवी कर दूंगा, एक तरफ एनटी। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? आर अगर मेरे को एसआई यूनिट में लिखना है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, तो बताओ प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब अपॉन ये मोल हो गया, और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अच्छा ये देखो स्क्वायर इससे उड़ करके 1 मीटर बचाएगा, तो क्या आ गया? न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन। न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं? जूल अपॉन। तो देख बेटा इसमें वैल्यू कितनी आती है? 8.314। 8.3 and 1 कितना होता है? 4। 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। या फिर इसी को लिख सकते हो 8.314 न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस एनर्जी का यूनिट है, तो जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर in standard international unit, SI unit,
कहाँ यूज करेंगे हम इसको? जहां पे भी हमें वॉल्यूम एंड प्रेशर एसआई यूनिट में लिख करके निकालना हो चीजें। नॉर्मल केस में मैंने बोला है आपको वॉल्यूम लीटर वगैरह में मेजर करते हैं, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है एटीएम लीटर का। तो R in ATM लीटर इज इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर। ध्यान से देखो, ये ATM हो गया, ये लीटर हो गया। अरे ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, वो तो वही रहने वाला है। और इसी की वैल्यू को आप देखोगे ना, रफली 1/12 होता है। एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोल रहा हूं, रफली 1/12 का वैल्यू निकाल के देखो, 0.082 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/12 देखना, 0.082 आ रहा है, करके देख लो ना। आ रहा है? तो नजदीक है वैल्यू ये, तो ये यूज कर लेंगे। जहां कहीं भी लगा कि सिंपल कटाने उठाने की बात है तो मैं ये यूज कर लूंगा। और बेटा यही वैल्यू जैसे आपने जूल में रख रखी है वैल्यू, ऐसे ही कैलोरी यूनिट में R इन कैलोरी इज इक्वल टू, बता 4.18 से डिवाइड करेगा, रफली 2 आएगा। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। नोट करके क्या लिखना है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। टू कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये सारे यूनिट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट ये दोनों यूनिट हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं मोस्टली। जहां पे एनर्जी का डिस्कशन करना होता है इन टर्म्स ऑफ आर, तो हम यूज करते हैं। सबसे कॉमन सा कौन सा यूनिट है? एटीएम लीटर, है ना? याद रहेगा सबको? चलो बेटा, बहुत ही अच्छी बात है यार, तुम लोग तो बहुत जल्दी सीख गए। तो ये कौन सा हमारा इक्वेशन था? आइडियल गैस इक्वेशन। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर बातें करेंगे। लिखो, क्वेश्चन करते हैं, लिखो लिखो लिखो। फाइंड द प्रेशर exerted by 24 gram of hydrogen gas taken in a container of 500 ml volume, 24 gram hydrogen, क्या मैंने बोला था? Find the pressure exerted by 24 grams of hydrogen gas taken in a container having volume 500 ml, in a container having volume 500 ml at 27 degrees Celsius, at 27 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया, मैंने आपको अमाउंट दे दिया, मैंने आपको वॉल्यूम बता दिया। तो कैन यू फिगर आउट पी? 4 वेरिएबल है ना, 3 दे दिया तो चौथा निकल जाएगा। निकालो बच्चों, रिपोर्ट योर आंसर इन अप्रोप्रिएट यूनिट। एटीएम में निकाल लेना मोटू।
चलो बेटा, प्यारे बच्चा लोग, क्या आ गया आंसर? एटमॉस्फेयर में बताना है कितना आ रहा है। आओ चलो देखते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू nRT/V। आ जाओ देखो देखते हैं। मोल कितना आया है भाई? 24/2 कर देंगे। बोलो भाई H2 का है, इंटू R की वैल्यू कितनी है? यूज 1/12 ATM लीटर। ये मोल था। वैसे ना सब अपने आप ही कट जाएंगे यार। टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, सबको समझ में आ रहा है क्या? और हम लोग को यही यूज करना है यहाँ पे, टेम्परेचर इज इन केल्विन ओनली। तो यहाँ पे 300 याद रखना भाई, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। हाँ जी, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। पीवी इज इक्वल टू, अरे यार तुम लोग, अब 300 कर लो केल्विन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना था? 500। ध्यान से देखो, यहाँ लीटर है ना, कटाना है तो इसको भी लीटर में ही करना पड़ेगा। सो डिवाइडेड बाई, तो आप देखो लीटर से लीटर कैंसिल, मोल से मोल उड़ गया, केल्विन से केल्विन उड़ गया, बचा क्या? एटीएम। तो इट विल गिव यू एटीएम। एंड हाउ मच एटीएम इज दिस? 2 टाइम्स में जाएगा, ये 2 उड़ जाएगा। एंड ये तो सीधा सीधा 2 इंटू 300, 600 एटीएम आ गया भाई। तो सिंपल दे रखा था यार तुमने। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? लिखो, find the volume occupied by 1 mole of an ideal gas. Find the volume occupied by 1 mole of an ideal gas at STP. What is STP? Standard temperature pressure। ब्रैकेट में लिख लेना, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस and temperature 0 degree Celsius and pressure is equal to 1 bar. This is STP everyone. Find the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at system. जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए इसको। अरे कितनी बार रिपीट करूं? Find the volume occupied by 1 mole of, find the volume occupied by 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas, at STP, standard temperature pressure। STP 0 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर STP का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। ये याद रख लेना, वैल्यू आता है एग्जाम में, STP NTP। हाँ जी बताइए। बोलिए बच्चों।
ये तो बात है। प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है आंसर? देख इधर ध्यान से सुनो, मेरे से आंसर ही पूछ रहा है इडियट। देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT/P। मोल 1 था। ओए सुन लो भाई, भाई सुन लो यार, आर की वैल्यू कितनी थी? 1/12 मत यूज करो यार, 0.0821। मतलब इसमें ना थोड़ा पॉइंट का कैलकुलेशन है, मैं चाह रहा हूं जानबूझ के करो आप लोग। टेम्परेचर कितना था? 0, तो यहां 0 लिख दो। 273। ये क्या आ जाएगा? अंडरस्टूड है, एटीएम में आएगा, क्योंकि हमने आर की वैल्यू एटीएम लीटर वाली ली थी। सॉरी, क्या बकवास कर रहा हूं भाई, आंसर किस में आएगा? लीटर में, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहा हूं ना। देख लो क्या कर रहा हूं यार मैं, प्रेशर नीचे एटीएम में रखेंगे सब। हाँ जी बताइए, 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, देखो ध्यान से, 0.0821, 273, 1.013। ये सॉल्व करो बेटा, जल्दी करो तो। याद रखना कि लगभग इसी के बराबर आता है। अच्छा, अब थोड़ा एकदम सुन लो यार। अगर ये बताओ, अगर 1 मोल के जगह पे ये 2 मोल होता तो, 10 मोल होता तो, और ये वॉल्यूम, मेरी बात सुनो, कभी कभी वॉल्यूम चेंज करता है एनटीपी पे, एसटीपी पे। तो कितने लोग कह रहे हैं कि अगर सर वॉल्यूम मेरे को बता दिया, ध्यान से सुन रहे हैं, बेटा आवाज आ रही है तुम लोग? चलो बच्चों, हाँ जी बोलिए। ले सकते हैं, आंसर अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि 0.0821 हम जो लेके चलते हैं, जब आप 1/12 करते हो तो उसकी वैल्यू उसके क्लोज आती है, तो इसलिए राइट आंसर विल बी 22.7। बट वो कितना आ रहा होगा? 22.4 के आसपास आ रहा होगा। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है ना, 0.4, 0.7, 0.3 का ही डिफरेंस है। चलो भाई आगे आंसर ना, तो वॉल्यूम इज कमिंग आउट टू बी 22.4। अब मेरी बात सुनो, फाइंड द, लिखो, लिखो भाई,
Find the volume occupied by 1 mole of any ideal gas. Find the volume occupied by 1 mole of any ideal gas. Find the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at NTP. सबको याद है? मैं आगे बढ़ूं? NTP का कंडीशन क्या होता है बेटा? 1 atm प्रेशर होता है एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फर्क बस इतना ही है। सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम यू आर गोइंग टू गेट एज 22 पॉइंट। कोई बात नहीं, आज ना क्लास के बाद मिलते हैं उससे हम लोग, ठीक है? ठीक है, हो गया ये? लिख लिया सबने? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो अब, बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? अरे भाई बिल्कुल बात नहीं करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हाट इज बॉयल्स लॉ ना? सुनोगे ध्यान से सब लोग? देखो तो देखो भाई, मैं पहले स्टेटमेंट बता दूं, लिखो पहले, लिख लो फिर उसके बाद कहानी समझाता हूं। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर अ given amount of gas and at constant temperature, for a given amount of gas and at constant temperature, for a given amount of gas and at constant temperature, the volume of the gas is inversely proportional to the pressure applied over it. The volume of the gas is inversely proportional to the pressure applied over it. That is, i.e., guys, am I audible now? Am I audible now? Okay. So हाँ जी, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था अभी? बॉयल्स लॉ। क्या इसमें डिस्कस किया मैंने कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the volume of the gas is inversely proportional to the pressure applied over it. अब अगर आप देखो इसको तो आइडियल गैस से बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। PV is equal to nRT है हमारे पास। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, इसका मतलब मोल भी उन्होंने फिक्स कर दिया। R तो कांस्टेंट होता ही है, सो ये वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। सो PV is equal to constant means P inversely proportional to V, or V inversely proportional to P. So writing like this, or writing P inversely proportional to V, or saying that product of pressure and volume will be a constant value,
सारे स्टेटमेंट का एक ही मतलब है। ये आप कहानी लिख लिए। अब इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बहुत यूज आता है इसका, भी समझाऊंगा कैसे यूज आएगा, ठीक है ना। लिख लो इसको, ये पूरी कहानी लिखो, जल्दी लिखो। ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, NRT0, नोट बॉयल्स कांस्टेंट will be equal to N naught R into T naught। मतलब N naught is the number of mole of the gas you have taken, T naught is the temperature you have taken। तो ये वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू। अब क्वेश्चन लिखो, तो एक इस पे लिखो। हाँ जी, देखिए, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, किसके बीच में ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप लिखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, दूसरा लिखो P वर्सेस 1/V, तीसरा लिखो PV वर्सेस, फोर्थ लिखो बेटा P वर्सेस PV, P वर्सेस PV। अब मेरी बात समझना, कभी भी ऐसे लिखते हैं ना, तो आपको मालूम है कि भाई ग्राफ क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिससे कोई भी एक इक्वेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो y वर्सेस x समझना, हमेशा ऐसे लिखा रहता है। तो जिसको लेफ्ट में लिखा है वो y वेरिएबल पे रखना, और जो राइट में लिखा है उसको x, और आपस में जो इक्वेशन है उनको कनेक्ट करते हुए आपको बनाना है। जैसे मैं बोल दूं कि बेटा एक मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब x में 1 यूनिट करने से y में 3 यूनिट जा रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि स्लोप थोड़ा हायर साइड में हो, x 1 यूनिट बढ़े तो y ज्यादा बढ़ जाए, मतलब इसकी तरफ इंक्लाइंड। दिस द ग्राफ बिटवीन y एंड x whose इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x। मैं आपसे बोलूं कि बेटा y इज इक्वल टू 1/x का प्लॉट ड्रॉ करो, वेर x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, y इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम यहां पे देख के समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ाएंगे y कम होता जाएगा, देखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी नीचे आएगी। दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, ये y इज इक्वल टू 1/x है, y इज इक्वल टू 3। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्या है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन। अच्छा मैं बोल दूं कि y इज इक्वल टू 50 लिखा हुआ है, इसको ड्रॉ करो, तो ये बड़ा अजीब सा है। बोल रहा है कि यार y फिक्स है, x कितना भी रख लो, y का वैल्यू 50 ही आ रहा है। तो x मैंने 1 रखा तो भी 50 आ रहा है, 2 रखा तो भी 50 आ रहा है, 3 रखा तो, इनको जोड़ दो। दिस इज y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन। मैं बोल दूं कि बेटा x इज इक्वल टू 20 आ रहा है, y कुछ भी रहे x का वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब y कुछ भी रहे x वैल्यू फिक्स है, ऐसा। पैरेलल टू y एक्सिस ग्राफ को x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस वाले ग्राफ को क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थोड़ा बहुत ग्राफ पढ़ा है फिजिक्स में हल्का फुल्का।
प्यारे बच्चों ड्रॉ करो ग्राफ। हाँ जी, पीवी वर्सेस वी। चलें स्टार्ट करें एक एक। आइए बच्चों, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे हो जाएगा। आइए देखिए, थोड़ा जल्दी ध्यान दो बेटा। देखो भाई, मेरे को P वर्सेस V ग्राफ जब भी ड्रॉ करना है तो कितने लोग समझ गए, प्रेशर वॉल्यूम इधर इधर रखेंगे सर भाई, लेफ्ट साइड वाले को इधर रखते हैं, राइट वाले को इधर रखते हैं, हमेशा रखना y एक्सिस पे, वर्सेस करके जो लिखा रहता है उसको हम एक्सिस पे। इज दैट क्लियर? अब देखो ठीक है, P और V में रिलेशन क्या है हमने पढ़ा है अभी, P इंटू वी इज इक्वल टू के, सो P इज इक्वल टू के बाई, तो जैसे जैसे V बढ़ेगा P कम होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है ऐसे। क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए मैं और दूसरे कोऑर्डिनेट में जाऊंगा ही नहीं, तो यही मेरा आंसर है। कितने लोगों का सही हुआ, हाथ उठाओ। क्या हो गया रबजोत, तुमको पता नहीं पड़ा तुम्हें कैसे करना है? दूसरा देखते हैं, आ जाओ। सेकंड कितने लोगों ने कर लिया, हाथ उठाओ तो भाई। P वर्सेस 1/V, हाथ उठाओ। चलो ठीक है, हाथ नीचे करो। अब देखो बाकी लोगों को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है ये ग्राफ, देखो ध्यान से। इस बार ही क्या है, मेरे को P एन 1/V, अब इसमें तुम्हें दिखेगा नहीं ढंग से, इसलिए मैं इसको सिंपल करता हूं, y x में देखते हैं, उसमें इजीली दिख जाएगा। तो बेटा देखो यहां पे y के जगह मेरे को क्या समझना है, P है, और x की जगह क्या समझना है, 1/V, क्योंकि भाई ग्राफ तो हम y एंड x के बीच में ड्रॉ, 1/V ही x एक्सिस है और P ही क्या है, y एक्सिस। अरे समझ आ रहे हैं यहां तक? अब प्रॉब्लम ये है कि y एंड x में आपस में रिलेशन क्या है वो मालूम चल जाए तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। y अगर 1/x हुआ तो ऐसे करेंगे, 3x 4x 5x हुआ तो स्ट्रेट लाइन होगा। बोलो तो ये बताओ P एंड V का आपस में रिलेशन क्या था? सिंस वी नो दैट फॉर बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ P को मैं y से रिप्लेस करूंगा ताकि मैं y और x में, और V को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, और y को एक तरफ x को एक तरफ कर दूंगा, तो ये कैसा इक्वेशन आ गया, स्ट्रेट लाइन। तो बेटा y एंड x में रिलेशन अगर स्ट्रेट लाइन है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब ये कैसे मालूम चलता है पासिंग थ्रू ओरिजिन? हाँ जी, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, जब x की वैल्यू 0 डालो y 0 आ गया, मतलब ऐसे सारे ग्राफ ओरिजिन से पास कर। दूसरा आप देखो y/x इज अ कांस्टेंट वैल्यू, विच मींस इसका एक स्लोप मेंटेन करके रखेंगे, और यही k वैल्यू है, k कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान रखना, ये जो स्लोप होता है, ये जो tan थीटा होता है, ये कुछ और नहीं, यही k ही है, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, n0 r इंटू t0। अच्छा, हमें y/x में नहीं ड्रॉ करना था, हमें किस में ड्रॉ करना था, P वर्सेस 1/V, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, y के जगह पे ही हमारा क्या था, P, और x की जगह पे क्या था, 1/V, तो ग्राफ तो अभी भी ऐसे ही होगा। tan थीटा इज नोन एज स्लोप, एंड ये स्लोप की वैल्यू कितनी है, k, और k ही कितना है, n0 r t0। प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और आसान भी है यार। देखना जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो जब 1/V बढ़ रहा होगा तो प्रेशर भी, तो दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर, 1/V बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली रिलेटेड है। अब हाथ उठाओ कितने लोग का ये सही हो। You guys have to report the value of constant also, so make sure कि आप लिख रहे हो, ये पूछता है एग्जाम में, बॉयल्स कांस्टेंट की वैल्यू स्लोप से ही देख करके। पता है एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में इस तरह का कुछ चीज दे देगा कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, गैस 2 मोल लिया है, तो बताओ टेम्परेचर कितना है। अब बिल्कुल ही पता नहीं पड़ा भाई क्या करना है,
तो आप ये ग्राफ देख के क्या समझ पाए कि P and 1/V आर रिलेटेड विथ सम कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होगा, nRT, और ये कांस्टेंट की वैल्यू यानी nRT की वैल्यू आपको दे रखी है, और क्या दे रखा है, मोल दे रखा है, आर आपको पहले से ही मालूम है तो टेम्परेचर निकल नहीं जाएगा। दिस इज दैट सिंपल। बस अब कहानी में लिख देते तो बहुत टफ हो जाता, आपको समझ नहीं पड़ता क्या पूछ रहे। सबको समझ आ रहा है? चलो भाई, तो बॉयल्स लॉ पे एक एप्लीकेशन करते हैं, एंड लेट्स सी इफ यू गाइस कैन अप्लाई दिस। राइट इट डाउन। बाकी सब तो आसान है यार, उसमें नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं पीवी वर्सेस वी, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ग्राफ। ये वाई है और ये एक्स है, और हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ product of pressure and volume is a K value, means Y is a K value, और Y constant होने का मतलब क्या है, X में कुछ भी करो Y is a constant, so PV versus V will be a constant. स्लोप होएगा v ही होएगा, pv y अपॉन x होता है स्लोप, तो v की वैल्यू लीनियरली बढ़ेगा बढ़ेगी। फिर से बोलो क्या बोलते हो? स्लोप tan थीटा होता है ना, tan थीटा पे हमें v ही मिलेगा, pv अपॉन v c पर प्रेशर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बात, कहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, कहाँ प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट था, मोल कांस्टेंट था, बॉयल्स लॉ tan थीटा तो p ही होना नहीं हुआ ना, गलत तुम सोच रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो। स्लोप क्या देगा, इसमें स्लोप 0 है, नहीं इसका स्लोप 0 नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बोले भाई तो बस इतना सिंपल सा तो है भाई, पीवी इज इक्वल टू के एंड दिस। अभी देखो कैसे लगा रहा था ये, बोला सर पीवी इज इक्वल टू, अच्छा tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। पहली बात वाई बाई एक्स नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, तो स्लोप निकालना होता है, वो ये होता है। y बाई एक्स तब आप बोल सकते हो जब वो ओरिजिन से पास कर रहा हो, नहीं तो ये होता है। खैर छोड़ो, ये क्लियर है ना सबको? चलिए भाई, अगली बारी में देखो आप उसमें क्या लिखा हुआ, v वर्सेस पीवी। अभी कितने लोग बोल रहे हैं इस बारी x एक्सिस क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ऐसा आ जाएगा। चलो हाथ उठाओ, कितने लोग का ये सही हुआ? ग्रेट, दिस विल बी द ग्राफ, फाइनल ग्राफ ऑफ दैट। अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो भाई, हाँ बोलना बेटा, P वर्सेस पीवी कर या V वर्सेस पीवी कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पीवी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, सो दैट विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो, if 50 ml of a gas taken at 50 ml of a gas taken at 2 atm is transferred in another container, whose volume is 500 ml, whose volume is 500 ml, then find the equilibrium pressure। इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब जो गैसेस सेटल हो गई हो, then find the equilibrium pressure provided the temperature is kept constant। find the pressure
provided the temperature is kept constant. 0 point. Report your answer in torr. TORR. Report your answer in torr. कितना आ रहा है? 152 टॉर आ रहा है। $152 टॉर। क्या हुआ भाई? सबको हो गया? क्वेश्चन हो गया? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, है? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड विल बी डन फॉर द डे। जस्ट वन क्वेश्चन। धीरे धीरे तुम लोग का लिमिट कमजोर नहीं हो रहा है? बहुत बड़ा वैल्यू है। आओ बेटा जल्दी करते हैं इसको ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बताओ, मैंने बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और क्या बोला मैंने कि जो गैस थे वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया गया 50 ml से सीधा एक बड़े कंटेनर में, जिसका वॉल्यूम कितना है? 500 ml। यही है। पहले कितना था ये? 50 ml। इन दोनों में क्या कांस्टेंट है? टी कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है। लगाओ आइडियल गैस PV = nRT। अगर ये कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो, ये तो कांस्टेंट रहता ही है, विच मीन्स P1 V1 एंड P2 V2 कुछ भी कर लो, ये nRT के बराबर ही रहने वाला है। अब पहले कंडीशन में मैंने क्या दिया हुआ है आपको? प्रेशर कितना है? 2 atm है, तो इसको लिखूंगा मैं 2 atm इंटू 50 ml मस्ट बी इक्वल टू P2। P2 नहीं मालूम? ओके, P2 नहीं मालूम। V2 कितना है? 500 ml। बताओ भाई, 50 से ये कटाओगे 10 बारी में जाएगा, तो P2 का वैल्यू कितना आ गया? 0.2 atm। लेकिन मैंने पूछा किसमें है? 0.2 atm, और 1 atm 760 टॉर होता है। बताओ कितना आ गया? 15 टॉर। कितने लोगों का सही हुआ? ये लास्ट क्वेश्चन लिखो, खत्म करते हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? अब थोड़ा पहले समझ लो ताकि मुझे ब्लेम नहीं करना, क्वेश्चन पता नहीं पड़ा। मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से करोगे तो ही सही होने वाला है। अच्छे से सुन लो। ये तो बस इसलिए कराया ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हें कुछ आ रहा है। ये इसलिए कराना है ताकि तुम्हें ये समझ में आए भी बहुत पढ़ाई करनी है। ठीक है? क्वेश्चन सुनो ध्यान से। एक बलून लेकर के रखा हुआ है, और उस बलून में मैंने छोटे छोटे कंचे रख रखे। यू नो कंचे? व्हाट डू आई मीन बाय कंचे? मार्बल्स। अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है? एंड वी डोंट नो हाउ मेनी कंचेज आर देयर, हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर, वी डोंट नो, बट वी नो वन थिंग, that the volume of one marble is how much? 10 ml. Volume of one marble is equal to 10 ml. और इसके अंदर मैंने कोई आइडियल गैस भर रखी है। आप कुछ भी ले लो, O2 ले लो, नियॉन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडियल गैस इज टेकन एंड द प्रेशर इनसाइड इज 1 atm and the volume of balloon is 1 liter for now. You have to figure out how many कंचेज are there basically. मोल नहीं निकालना है, नंबर्स ऑफ मार्बल्स प्रेजेंटेड। अभी अभी कहानी बचा हुआ है, क्वेश्चन का हाफ पार्ट ही मैंने बताया है। अब हाँ, नहीं लिखवाऊंगा, डायग्राम बनवाऊंगा, और क्वेश्चन बस करो। लिखवाने में तो पता चला 15 मिनट लग गया इसी में। देखो अगले कंडीशन में क्या बोला है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दूं, 1 atm से 2 atm कर दो, बलून को थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटर्नल जो प्रेशर था वो मैंने ऐसा कर दिया कि 2 atm हो गया। तो प्रेशर अगर 2 atm हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ बलून इज फाउंड टू बी
625 ml। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। 625 ml, इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है भाई। आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स प्रेजेंट इन द बलून। लिखो, the volume of a balloon having few solid, marble तो solid ही होता है, few marbles, the volume of the balloon having few marbles in it is 1 liter at 1 atmospheric pressure. If the pressure is increased, if the pressure is increased to 2 atm, if the pressure is increased to 2 atm, external pressure 2 atm हो गया, if the pressure is increased to 2 atm, then volume of the balloon is found to be 625 ml. If the temperature remains same throughout the process and no leakage in the balloon, कोई गैस बाहर नहीं जा रही है, if the temperature is kept constant, is found to be constant and no leakage in the balloon, then find the number of marbles present in the balloon. Find the number of marbles in the balloon. This is the last question. Do it fast. सोच के आओगे, ये अभी करना है, सोच के आना है। चलो ठीक है, we are done for the class. You guys can think on this problem. This is what